स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी नई परख के मंच पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो भारत से दूर भी है, उसका मुकाम भारत से दूर भी है और भारत के नज़दीक भी है। आज हम डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बातचीत से अपनी चर्चा शुरू करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस दिया है अमेरिका में। जो राष्ट्रपति जब चुने जाते हैं तो वो स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस देते हैं। लेकिन स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस देने से पहले वो सारी दुनिया को अपने खास तरीके से हिला चुके हैं, थर्रा चुके हैं, परेशान कर चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया है, इससे खुद भी वो परेशान हैं और थर्राए हुए हैं। ये स्थिति है। तो आपने मुझे यकीन है कि आपने स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस उनका सुना होगा। तो आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे और भारत जैसे देश के लिए उसमें क्या संदेश है और दुनिया के लिए उसमें क्या संदेश है? पहले तो अभय जी ऐसा है कि जब उसके मिजाज वाले नेता थर्राते हैं तो फिर वो अपने भाषणों में गरियाते हैं। और उसका पूरा भाषण जो था 1.5 घंटे के करीब का भाषण था। इट हैज बीन रेटेड एज द लॉन्गेस्ट स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस। वहां स्टेट ऑफ द यूनियन जैसे हमारा प्रेसिडेंट की जॉइंट सिटिंग होती है ना पार्लियामेंट में, सरकार का ब्यौरा, कामकाज का ब्यौरा देने वाली बात होती है, तो वहां पर राष्ट्रपति स्वयं देता है। यहाँ पर सरकार के बिहाफ पे हमारी राष्ट्रपति जो भाषण लिख के देती है सरकार, वो बताती है जी। तो वो जो स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस था उनका, उसको सुन के मुझे अभय जी ये लगा कि डोनाल्ड ट्रंप और हमारे माननीय प्रधानमंत्री भाई है दोनों। जैसे कोई मेले में बिछड़ गया हो भाई, तो उनके तरीके एक जैसे ही हैं। भाषण देने के, दावे करने के एक जैसे तरीके हैं दोनों के, और दोनों अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग और इफेक्टिव दिखाने की बात करते हैं। अपनी बात कह के निकल जाते हैं। अब जो भाषण आज डोनाल्ड ट्रंप का था, इट वाज अ मिक्सचर ऑफ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री नेशनलिज्म। आप पूछेंगे कि और दूसरा एक जो कांस्टेंट थीम है जिसके जरिए माइग्रेंट की थीम से वो डराता है अपने आवाम को, तो वो डराने वाला पुट भी था। जैसे कि यहाँ पर अकलियतों की तरफ इशारा करके और डराने की कोशिश होती है हमारे मुल्क में, तो उनके यहाँ जो एलियंस हैं, सो कॉल्ड एलियंस, उनकी तरफ इशारा करके डराने की प्रक्रिया चलती है जी। अब उन्होंने जो भाषण दिया उसमें सबसे पहले तो ऐसे उन्होंने दिखाया कि आइस हॉकी में जो मिला है गोल्ड पहली बार अमेरिका की टीम को, तो जैसे शायद उनके गोल करने के अंदाज से जीता हो, तो पूरी टीम अंदर आई और तालियों से स्वागत हुआ। और एक तरह से ये कोशिश भी होती है कि आप जब ऐसे इमेजेस प्रोजेक्ट करते हो तो जो विपक्ष होता है वो एक तरह से बाईपार्टीसन पोजीशन लेने पे मजबूर होता है। तो जो डेमोक्रेट थे वो कम आए थे, कईयों ने बायकॉट किया था, लेकिन जो भी बैठे थे वहां पर वो उन्होंने उस पर इस्तकबाल किया अपनी टीम का नेचुरली। लेकिन बहुत सी चीजों पे उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कोई अभिनंदन नहीं किया, कोई बड़ी चीजें उसमें प्रेसिडेंट की हाँ में हाँ नहीं मिलाई। एक ऐसा मौका आया जब उन्होंने फॉरवर्ड ट्रेडिंग में, जिसमें कि कांग्रेस में पॉलिटिशियंस की इन्वॉल्वमेंट है, उसमें कानून लाने की बात की, तो उसमें दो प्रखर डेमोक्रेट के जो सेनेटर्स थी उन्होंने खड़े होकर ताली वाली बजाई। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने भरपूर कोशिश की कि अपने आप को स्ट्रांग प्रोजेक्ट करे, अपनी पॉलिसीज को कामयाब प्रोजेक्ट करे, लेकिन जो वहां पर एनालिस्ट थे उनका ये कहना था कि जो लोगों के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे कि गैस के प्राइसेस हैं, जैसे कि गल्ले के प्राइसेस हैं, वो वहां पर जो ग्रोसरी स्टोर का जो चैलेंज है वहां लोग फेस कर रहे हैं टैरिफ्स के चलते वो टैरिफ्स का जो बोझ उन पे लग रहा है, वहां के कंज्यूमर पे, आवाम पे, तो उस पे एडिक्वेट उनका तवज्जो नहीं था। उनकी तवज्जो इस बात पे थी कि उन्होंने वहां पर लाकर एक चॉपर पायलट जो कि जख्मी हो गया था गंभीर रूप से, जब मेडुरो को उन्होंने किडनैप किया, ले गए वेनेजुएला के अंदर घुस के, वो बहुत बड़ा उनका एक डेयरिंग ऑपरेशन बना के उन्होंने दिखाया, तो उसमें उसको खड़ा किया और उसके साथ में उसकी बेगम
और फिर उसको उन्होंने एक क्रॉस दिया, मतलब एक अवार्ड दिया, विच इज जो कि कांग्रेशनल अवार्ड होता है फॉर ब्रेवरी, जो कि सबसे बड़ा उच्चतम उनका मिलिट्री ऑनर है। एक उसको दिया और एक दूसरा दिया उन्होंने, एक वर्ल्ड वॉर 2 का एक नेवी पायलट, उसको बूढ़े आदमी को खड़ा करके दिया। उस पे जब बूढ़े आदमी को खड़ा करके दिया तो बड़ी तालियां बजी, सबने एक राय बना के शो किया कि हम इकट्ठे हैं। लेकिन जब ये बातें कर रहे थे तो लगातार वो छीटाकशी कर रहे थे वहां के विपक्ष पे, डेमोक्रेट्स पे, जैसा कि हमारी संसद में छीटाकशी होती है विपक्ष के प्रति, जैसे कि कांग्रेस पे निशाने साधे जाते हैं, समाजवादी पे और पॉलिटिकल पार्टीज पे जो कि बीजेपी के विरोध में है। तो जो अंदाज बयां था डोनाल्ड ट्रंप साहब का, वो हमारे अपने गालिब हैं उन्हीं की तरह था। हमारी राजनीति के जो गालिब हैं आजकल, उन्हीं की अंदाज। मैं विद ऑल अपॉलजीज टू गालिब साहब, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं समझाने के लिए जनता को कि उस गालिब ने, वहां का गालिब जो है, इसी बात में एक तरह से ही गाते हैं दोनों अपनी शान में। देखिए, उन्होंने माइग्रेंट्स पे तवज्जो रखी, उन्होंने माइग्रेंट्स पे तवज्जो रख के एक उदाहरण दिया। एक छोटी बच्ची को वहां पर खड़ा किया गया, छोटी सी बच्ची, जो कि एक ड्राइवर जो था, माइग्रेंट ड्राइवर, जिसके पास कमर्शियल व्हीकल चलाने का लाइसेंस नहीं था और जिसने उसको आहत कर दिया था एक बड़ी दुर्घटना में, उस बच्ची को। तो वो बच्ची भी बुला रखी थी वहां पर, उसका थोड़ा उपचार हो चुका था, लेकिन ये दिखाने के लिए कि अगर आप माइग्रेंट्स पे रोक नहीं लगाता तो ऐसे लोग हमारे देश में आते रहेंगे और देयर बी पब्लिक न्यूसेंस ऑन द रोड्स। और फिर उसने ये भी ऐलान किया कि वो एक कानून ला रहा है जिसके चलते जिन लोगों के पास सिटीजनशिप नहीं है उनको कोई ऐसा लाइसेंस, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। उसी तरह से उसने इलेक्शन के संदर्भ में आइडेंटिटी पर जोर दिया, सिटीजनशिप पे जोर दिया। अब बताइए इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं आपको। हमारे नेता में और उनमें जो सिमिलैरिटीज हैं, उनकी जो मैसेजिंग में क्या सिमिलैरिटीज है, मैं इससे ज्यादा क्या बताऊं आपको। लेकिन वो उन्होंने बोला और उस पर ज्यादा जो डेमोक्रेट थे बोले नहीं, ज्यादा चुप रहे वो। मेरा ये कहने का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी दयनीय स्थिति में, अपनी कमजोर स्थिति में अपने आप को बलशाली, स्ट्रांग दिखा के प्रस्तुत कर रहे थे। और वो जानते थे कि बहुत सी कमियां हैं, लेकिन एक भी कमी को उन्होंने अपने भाषण के दौरान माना नहीं माना उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि जो एआई, देखिए वहां पर एनर्जी के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं अमेरिका में जी, और उसके प्राइसेस के बढ़ते चलते लोग बड़े नाराज हैं। और एक कारण उसका ये भी है कि जो डाटा सेंटर्स हैं, जितनी वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं और जो पानी कंज्यूम करते हैं, उसके चलते जनता को उसका बोझ उठाना पड़ रहा है, क्योंकि महंगी हो गई इलेक्ट्रिसिटी वहां पर, एनर्जी। तो उन्होंने एक बात और कही कि हम एक कानून लाएंगे जिसमें कि जो कंपनीज डाटा सेंटर्स बनाना चाहती हैं उनको अपने पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट, क्या कहते हैं, पावर जनरेटर्स लगाने पड़ेंगे। अपने न्यूक्लियर पावर जनरेटर लगाने वाली जो जितना भी तंत्र चाहिए वो उनको स्टैब्लिश करना पड़ेगा, जो कि एक पॉपुलर मूव है। वो कितना सफल होता है नहीं होता मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उन्होंने अपने लिहाज से ये बोला। और दूसरी बात कि उन्होंने ये कहा कि हमारी आज के दिन पूरी दुनिया में तूती बोल रही है और ये जितने भी हमने ट्रेड पैक्ट साइन किए हैं ये कायम है और इससे पीछे कोई नहीं हट रहा। और हम जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के चलते हमको जो नीचा दिखना पड़ा है, जो सेटबैक लगा है, उससे हम निकल जाएंगे, हमारे पास तरीके हैं निकलने के। तो मतलब इट वाज अ स्पीच व्हिच वाज ऑल आई मी माई सेल्फ स्पीच, पर स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच थी, जिसमें कि स्टेट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा प्रतिबिंबित होता था और स्टेट ऑफ द यूनियन कम। जिस तरह की हमारे यहाँ होता है, जिस तरह से हमारे एक बड़े नेता वो अपने आप पे फोकस रखते हैं कि किस तरह वो ही इज बीइंग टॉर्मेंटेड बाय द ऑपोजिशन, उनकी पर्याप्त इज्जत नहीं हो रही,
उन्होंने नाम देके नैन्सी पेलोसी का नाम दिया, जो हु इज द स्पीकर एमेरिटस, अमेरिका में ट्रेडिशन है कि जब तक जिंदा है स्पीकर है वो, लेकिन मतलब स्पीकर लिखा जाएगा उसके नाम से पहले। तो उसके बाद वहां पे चैनल ने फर्क देखिए कि वहां के चैनल ने नैन्सी पेलोसी का इंटरव्यू किया। आप समझे कि नहीं? हमारे चैनल में तो ऐसा कुछ नहीं होता प्रकरण, लेकिन वहां पर उन्होंने नैन्सी पेलोसी का इंटरव्यू किया। वहां पर जैसे इनका स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस हुआ, तो वर्जीनिया की जो गवर्नर है उसका भी अपना स्टेट ऑफ द स्टेट एड्रेस था, और उसमें उसने पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप का। जिस तरह से एक बार हमारे प्रधानमंत्री ने रिपब्लिक डे स्पीच दी थी मनमोहन सिंह जी के मुकाबले में। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपके और हमारे दर्शकों को कि ये जो विचारों वाली बात होती है कि किस विचार का आपका नेता है, जो जितने भी ये राइट विंगर्स हैं वो एक ही लहजे में बात करते हैं, उनकी भाषा एक ही होती है, दावों से भरी हुई भाषा होती है, अपने आप को सुपरमैन बनाकर प्रेजेंट करने वाली भाषा होती है। विनोद जी, इस डोनाल्ड ट्रंप के इस बड़बोलेपन के बावजूद हमें एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि अमेरिकी लोकतंत्र में एक खास तरह की ताकत है। वो इतने बड़बोले और एक इलेक्टेड ऑटोक्रेट बनने के लिए आतुर राष्ट्रपति को भी वो नसीहत दे सकता है और उसको वो अपनी औकात पे बैठा सकता है, जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कुछ जज, अपने रिपब्लिकन जज उन्होंने तैनात किए थे। वो दो उनमें से वो भी खिलाफ दिए उन्होंने। उनमें से जो फैसला इनको दिया गया है उसमें वो 2 6 में से 2 इनके हैं, इनके हाँ, वो 2 जज भी शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि वहां अभी तक लोगों ने उग्र दक्षिणपंथी विचारधारा पे अपनी निष्ठाएं बेच नहीं खाई हैं और पूरी तरीके से उसकी मातहती में नहीं चले गए हैं। इससे उम्मीद पैदा होती है कि अमेरिकी लोकतंत्र वापसी कर सकता है, और वो वापसी मुझे बहुत ज्यादा दूर नहीं दिखाई पड़ रही है। वहां पर ये अमेरिकी लोकतंत्र का ढांचा ऐसा है, उससे लगता है। अब आप इसके बरक्स अगर भारतीय लोकतंत्र को रख के देखें तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ये हो रहा है कि जितनी भी बातें नरेंद्र मोदी को बताई जाती हैं आलोचना के लहजे में, निंदा के लहजे में नहीं कह रहे भाई, आप अमेरिका से एक डील आपने करने की कोशिश की, वो पूरी की पूरी विवादास्पद हो गई है। साफ दिखाई पड़ रहा है कि आपने जल्दबाजी में की, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया, और सारे देश में घूम घूम के आप कहते थे कि किसानों की रक्षा हम करेंगे, मुर्गी पालकों की रक्षा करेंगे, हम दुग्ध किसानों की रक्षा करेंगे, इन सब की हिफाजत करेंगे, मछुआरों की रक्षा करेंगे। लेकिन जो जो तथ्य निकल के आ रहे हैं उसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि सारे आपने सबके दरवाजे खोल दिए हैं। अभी भी विपक्ष आपको चुनौती दे रहा है कि आप कैंसिल कीजिए डील आप, या डील के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप से कहिए कि इतना बड़ा परिवर्तन हम करेंगे डील के अंदर, वरना हम कैंसिल कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी की तरफ से बिल्कुल चुप्पी है, उनके वाणिज्य मंत्री की तरफ से बिल्कुल चुप्पी है, उनके कृषि मंत्री की तरफ से बिल्कुल चुप्पी है। वो कोई जवाब किसी बात का नहीं दे रहे। आपकी जो बैठक होने वाली थी, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, दोनों की बैठक होने वाली थी, जो राउंड चल रहे थे बैठकों के, वो बैठक भी आपकी स्थगित हो गई, वो भी नहीं हुई। तो ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? दूसरी तरफ पूरा विपक्ष जो है वो अपना मीजान बना रहा है किसान आंदोलन करने का। महापंचायतें हो रही हैं, महापंचायतों में राहुल गांधी ने भाषण भी दिया। मेरे ख्याल से कांग्रेस के इतिहास में अगर किसान आंदोलन हुआ तो ये पहली बार होगा कि कांग्रेस किसान आंदोलन करेगी। आजादी के पहले वो लोग करते थे हर तरह के आंदोलन, आजादी के बाद से तो कुछ हुआ नहीं है ऐसा। ये हालात क्या कहते हैं आपसे क्या कह रहे हैं? देखिए, हाल ही के वर्षों में लोन वेवर सबसे पहले किसने दिया था? कांग्रेस पार्टी ने दिया था। कांग्रेस परस्पर स्कीम्स लाती रही है उन इलेक्शन में भी जहां वो हारी है इलेक्शन, लेकिन उन्होंने बड़ा मतलब कैश ट्रांसफर्स की भी बात की है किसानों के लिए, और कृषि को ज्यादा रिम्यूनरेटिव बनाने की भी बात की है, और कृषि को रिलीफ ओरिएंटेशन से दूर ले जाने की बात की है कि वो कृषि ऐसा व्यवसाय हो जाए जिसमें कि मुनाफा कमा, किसान अपने दम पे मुनाफा कमा सके। और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आज के दिन कृषि के सेक्टर पे है। डोनाल्ड ट्रंप की जो के साथ जो उन्होंने ट्रेड पैक्ट किया है
कि उसके तत्वावधान में क्या मुस्तकबिल, क्या फ्यूचर होगा एग्रीकल्चर का हमारे देश में। क्योंकि बहुत से लोग इस बात से भी डर रहे हैं और आतंकित, एक तरह से आतंकित हैं कि ये सरकार जो है, इसका दूरगामी जो रोल है, जो एजेंडा है, लॉन्ग टर्म एजेंडा है, वो है कि कृषि सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जाए। और उस वक्त भी जब बात होती थी, जब किसानों ने आंदोलन किया था, और जबकि वो अडानी के जो स्टोरेज रूम्स थे, स्टोरेज यार्ड्स थे, और स्टोरेज जो कोल्ड स्टोरेज थे, जहां पर बड़े स्तर पे अनाज रखा जाता था, कृषि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स रखे जाते थे, तो उस वक्त ये लोग ये अंदाजा लगाते थे, आंकलन लगाते थे, अटकलें लगाते थे, ये शुरुआत है ऑफ द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। और वो जो हमारी कृषि मंडियां हैं, आप जानते हैं वो तो मुझसे ज्यादा, कि जो मैक्सिमम एमआरपी जो है वो वहीं मिलता था, बाहर तो नहीं मिलता था, बाहर बेच देता था किसान, बाहर भी बेचता था। तो मेरा ये मानना है कि ये जो आज के दिन कांग्रेस पार्टी ने जो बीड़ा उठाया है, उसको मैं समझता हूं, अगर संतुलित तरीके से और सुचारू रूप से एक साइंटिफिकली आप एक पीसफुल एजिटेशन लीड करते हैं, गांधी का अनुकरण कैसे होता है? गांधी का अनुकरण होता है गांधी के तरीके से प्रोटेस्ट चलाना, वायलेंस फ्री, डिसरप्शन फ्री। मतलब डिसरप्शन तो होगी थोड़ी बहुत, लेकिन अगर उसमें वायलेंस जुड़ जाती है, और होता क्या है कि जो सरकार होती है पावर में, वो जो है वहां पर कुछ ऐसे एलिमेंट डालकर आपको बदनाम करना चाहती है, जिस तरह से हमारे किसान आंदोलन के साथ किया गया। और इसलिए मैं तो इस बात से तो मैं आश्वासित हूं कि इस आंदोलन की जरूरत है, लेकिन इसका स्वरूप क्या होगा, ये मिल बैठ के तय करना पड़ेगा किसान संगठनों के साथ और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, जिनका की स्टेक एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ा स्टेक है। उसमें बहुत सी पार्टियां, इंडिया अलायंस की अपनी पार्टियां भी हैं, अपनी दोस्त पार्टियां भी हैं। तो जो राहुल गांधी का कल का भाषण था, उसमें उसने कृषि से संबंधित और ट्रेड डील से संबंधित सवाल उठाए। वो उसका जो नैरेटिव है वो ये है कि ट्रेड डील ने किसानों के हित के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। अब ये कह देना सिर्फ पूरा पर्याप्त नहीं होता, he'll have to prove it with empirical data, with tangible evidence जिसे कहते हैं, कि जो लोगों को वो समझ में आए, देखें और समझ में आए कि सच में ये हो रहा है। और वो बात जो है प्रखर तरीके से किसान आंदोलन के संबंधित नेता, किसान संगठनों के नेता ज्यादा जनता को समझा सकते हैं, क्योंकि वो तो उगाते हैं, वो तो सामान पैदा करते हैं, और जब वो कहेंगे कि ये हमारे हित में नहीं है, ये हमको नुकसान पहुंचा सकता है, और जब आपने आयात खोल दिया एग्री सेक्टर में, तो अभी तक जो हम प्रोटेक्शन दे रहे थे एग्रीकल्चर, अफवाहें उड़ रही है विनोद जी, अफवाहें उड़ रही है कि दूध जो है वो 20 रुपए पर लीटर सस्ता होने वाला है, या सोयाबीन के दाम जो है वो 1,500 रुपए क्विंटल गिरने वाले हैं। मतलब देखिए, जब दाम गिरते हैं तो इससे बड़ा बहुत इस बात को लेकर बड़ी बेचैनियां हैं। जब दाम गिरते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के, अभय जी आप तो जानते हैं, उसके साथ साथ जो पल्स रेट है ना, वो किसान का वो भी गिरता है, उसकी नब्ज भी गिरती है। सही बात। और जब उसका पल्स रेट गिरेगा तो वो तो खड़ा होके उस पल्स रेट को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, भले ही उसको कितनी मेहनत करनी पड़े। जीवन और मरण का प्रश्न है किसानों के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि जहां पर छोटी छोटी होल्डिंग्स वाले किसान हैं, सबसे पहले तो वो जो दे विल बी एक्सपेंडेड एट द ऑल्टर ऑफ अपॉर्चुनिज्म एंड कन्वीनियंस। छोटा किसान जो है, उस वक्त भी जब छोटे किसानों की बात होती थी, ये कहते थे कि कंसोलिडेशन, लैंड कंसोलिडेशन होना चाहिए। लैंड कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि आप बेच दो इसको या कोई खरीद ले उसको। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि यू सेटअप एग्रीकल्चर कम्यून्स, जहां पर लैंड एग्रीगेशन हो, सब लोग, कुछ किसान मिलके कोऑपरेटिव्स के जरिए खेती करें, ताकि उनका प्रोडक्ट, उनका प्रोड्यूस कॉम्पिटिटिव रहे, और वो अपनी मार्केटिंग की नीति भी तय करने के लिए ज्यादा सक्षम हो। क्योंकि जब 10 लोग मिलके वो तय करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो ज्यादा और दूरगामी होता है। लेकिन ये दूर की बात है। आज के दिन
सरकार पे दबाव डालना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर एस्पेक्ट है, जो ट्रेड पैक्ट में जो कृषि संबंधित जो एग्रीमेंट्स है दोनों पार्टीज के, उसको डेमोन्स्ट्रेट करें, उनको जनता के सामने रखें. इट शुड बी पुट टू अ पॉपुलर रेफरेंडम बाय द फार्मिंग कम्युनिटी ऑफ इंडिया. इस तरह से आप थोपेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी और हमारा कृषि सेक्टर अमेरिका के मुकाबले खड़ा नहीं रह पाएगा, वो धराशायी हो जाएगा और उसको धराशायी होने में समय नहीं लगेगा. आपने सोया की बात की, आपने कॉर्न की बात की. अब जैसे कि सोया, उन्होंने कहा कि सोया कॉर्न जो है वो तो इंपोर्ट नहीं होगा, लेकिन कॉर्न वो जो उसका दूसरा वर्जन है जो कि एनिमल फीड बनता है, वो तो आप इंपोर्ट कर रहे हो. वो तो क्लियर है कि आप उसमें इंपोर्ट करोगे. तो मेरा ये मानना है कि एनिमल फीड और ओरिजिनल बेसिक ग्रेन में इसके दोनों की इंपोर्ट में क्या फर्क है, ये जनता को समझाएं ना भाई. और जिस तरह से भाषण हुआ जो पार्लियामेंट में, जो ट्रेड डील से संबंधित जो हमारे वाणिज्य मंत्री का भाषण हुआ, इट वाज अ स्टडी इन कंफ्यूजन एंड नॉट क्लैरिटी. कि आप इतने अहम मुद्दों को एक एक लाइन में नहीं निपटा सकते. आपको तो जनता के साथ, आपको तो जो 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 सेक्टर्स है, कंसर्न सेक्टर्स में जिन लोगों के इंटरेस्ट हैं, उन ग्रुप्स को आप एक्सप्लेन कीजिए बुलाकर. जिस तरह से बजट बनाते हैं आप, तो आप बुलाते हैं ना विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को, जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, कि उनको बुला के उनसे चर्चा की जाती है कि बजट में क्या डालें, क्या नहीं डालें, किससे फायदा रहेगा. ऐसी कोई चर्चा हुई क्या? मेरी नॉलेज में तो नहीं हुई इस ट्रेड डील से पहले. तो इस चर्चा की जरूरत थी. दिस ट्रेड डील इज, इसके जो इम्प्लीकेशंस अभय जी, वो ज्यादा बड़े इम्प्लीकेशंस हैं कंपेयर टू द बजटरी प्रपोजल्स ऑफ आवर ओन गवर्नमेंट. तो ये इतनी आसानी से नहीं निपटेगा मामला. और अभी तो राहुल गांधी बोल रहे हैं प्रखर तरीके से. जैसे जैसे बातें प्रत्यक्ष होंगी और जैसे जैसे पता चलेगा कि क्या नैरेटिव बन रहा है असल में, तो और लोग भी जुड़ेंगे. और रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, कि भाई वो कह रहा है कि दिस ट्रेड डील स्टैंड्स. अरे कैसे स्टैंड्स? दिस ट्रेड डील वाज डन अंडर ड्यूरेस, अंडर प्रेशर ऑफ योर टैरिफ्स. आज के दिन वो प्रेशर नहीं है. तो उस प्रेशर से मुक्त कर होके आप डिबेट कीजिए, आप डिस्कस कीजिए. उस प्रेशर से मुक्त होकर डिस्कस कीजिए आप. यहीं पे एक और जिज्ञासा है जो मेरे ख्याल से हम लोगों की चर्चा का आखिरी बिंदु होगा. राहुल गांधी ने एक नारा दिया है, कंप्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर. ये नारा दिया है. हाँ, अब इसको उन्होंने अच्छी तरह हिंदी में, इसकी हिंदी जितना अंग्रेजी में ये आकर्षक लगता है, उस तरह हिंदी में भी लाना चाहिए इसको, एक शब्द निकाल के, जो अभी तक उन्होंने नहीं निकाला है, कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर, ताकि एकदम लोगों को सुनते ही स्पष्ट हो जाए, प्राइम मिनिस्टर अगर कंप्रोमाइज्ड है तो कहां कैसे कैसे कंप्रोमाइज्ड है, और यहाँ कंप्रोमाइज्ड होने का अर्थ क्या है. कंप्रोमाइज्ड आने के अर्थ नरम भी हो सकते हैं और गर्म भी हो सकते हैं, उसके दोनों. देखिए, जब भी मेरे फादर he was very knowledgeable about land and other things, you know. तो एक दिन हमारा कोई रिश्तेदार आया तो एक एग्रीमेंट लेके पिताजी के सामने रख दिया उसने कि चाचा जी इसको पढ़ के बता दो, ठीक है ना. तो he didn't read it, he was having his morning tea and वो बात करने लगा. उसके बाद वो उठ के जब वो फिर कहता मैं जा रहा हूँ, तो आप बता दीजिए फाइनली. तो उन्होंने पंजाबी में उसको बोला कि काका, एग्रीमेंट होता है बराबर दे मजबूत बंदियां दे विच. तगड़े बंदे और कमजोर बंदे च एग्रीमेंट नहीं होता. देयर कैन नॉट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन अ वीक पार्टी एंड अ स्ट्रांग पार्टी. देयर हैज टू बी एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट कैन ओनली बी देयर बिटवीन टू इक्वली स्ट्रांग पार्टीज. ये जो ट्रेड पैक्ट है, जहां तक हमको देख के महसूस हो रहा है कि इट हैज बीन टू अ लार्ज एक्सटेंट, and apprehension is there, very much tangible apprehension has been virtually dictated by Donald Trump. Oh, he's going around saying तो मैं तो जीरो टैरिफ पे भेजूंगा अपना सामान, और जीरो टैरिफ के मुकाबले मुझे 18% मिल रहा है. आप समझिए, वो साफ कह रहा है कि हम, भारत टैरिफ देगा, हम नहीं देंगे. हाँ, तो उसका नैरेटिव देखिए ना आप. वो जो आप जिस तरह से इस ट्रेड डील को बेच रहा है, उस टर्म से जिस टर्म से वो बेच रहा है अपने आवाम को,
आप उसके विरोध में टर्म्स बता के कैसे बेच लोगे? विनोद जी, भाई मुझे तो लगता है कि ये जो कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर वाला स्लोगन है, इसके दो और आयाम हैं, दो डायमेंशंस इसके और हैं। एक डायमेंशन ये है कि ये एप्स्टीन वाले मसले पे भी कंप्रोमाइज्ड है और चीन वाले मसले पे भी कंप्रोमाइज्ड है। मतलब ये केवल मसला डोनाल्ड ट्रंप का ही नहीं है केवल। जी। I think our government is kind of digitally arrested. हाँ। This is a deal between a digitally arrested government हाँ। and a government, the other government which decides the rules of governance across the globe. You know, ये डोनाल्ड ट्रंप तो रूल्स ऑफ गवर्नेंस एस्टैब्लिश कर रहा है अपने देश में, अपने आसपास के देश में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा मजबूती से, और जी। बाय इम्प्लीकेशन और खित्तों में भी जहां जहां इसकी कंट्री के इंटरेस्ट हैं। ये ऐसा प्रूव करना चाहता है दुनिया को कि मेरे सामने कोई और दूसरा नेता टिक नहीं सकता, और जो लोग टिक सकते हैं उनके साथ ये ओपनली फाइट नहीं लेता। He doesn't pick up a fight openly, for instance with China. पुतिन के साथ भी धमकियों तक ही सीमित है, ठीक है। he doesn't walk the talk with पुतिन के संदर्भ में भी। तो वहां के उनके अपने एनालिस्ट बोलते हैं कि पुतिन के संदर्भ में भी he doesn't walk the talk। तो जो यूक्रेन के संदर्भ में क्या कर लिया उसने? भाई पुतिन को आपने कहा जी वो तेल नहीं खरीदेंगे, चीन खरीद रहा ना तेल, आपने रोक लिया क्या उसको तेल? देखिए, तो जब तक बायर्स आर देयर फॉर रशियन ऑयल एंड जब तक रशियन एवेन्यूज ओपन है रशिया के लिए फॉर फंडिंग द वॉर, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये वहां तो इंटरवेंशन करेंगे नहीं, ये वेनेजुएला में कर सकते हैं इंटरवेंशन, बट वर्ल्ड इज नॉट वेनेजुएला। उसी तरह से हिंदुस्तान को भी यह बड़ा क्लियर कर देना चाहिए, जैसे कि पुतिन और चाइना करते हैं और यूरोपियन यूनियन ने भी एक हद तक किया है, कि ये दिखाने के लिए कि हमने सारे अंडे तुम्हारी टोकरी में नहीं रखे हुए हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं। और क्या भारत ने ऑप्शंस दिखाए? भाई भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ डील की है, लेकिन मुझे कोई बताए या सरकार बताए, कम से कम मुझे एम्पावर करे इंफॉर्मेशन से, कि भाई मुझे एजुकेट करे कि ये जो डील है यूरोपियन यूनियन के साथ, ये ट्रंप की टैरिफ्स के हट जाने के बाद भी रहेगी क्या उसके बाद भी उसकी जरूरत है क्या? और जो अमेरिकन टैरिफ्स थी उसका क्या असर था इसमें, जिसमें हमको वेरियस विभिन्न क्षेत्रों में शायद कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, कॉम्प्रोमाइज छोड़ दीजिए, अकोमोडेट करना पड़े। टैक्स आर अबाउट अकोमोडेशन, यू कैन कॉल इट कॉम्प्रोमाइज ऑल्सो। तो मेरा यह मानना है कि ये सरकार जो है पारदर्शी नहीं है, ये सरकार जो है शायद इसके पास स्वयं के पास आंकड़े नहीं है, इनकी आंखों अपने स्वयं के पास वो चश्मा नहीं है जिसके चलते ये आने वाले वक्तों में क्या होगा उसको पढ़ सके, बांध सके और हमको समझा सके। तो आवर गवर्नमेंट इज ग्रोपिंग इन द डार्क एंड इट इज लेड बाय अ डिजिटली अरेस्टेड, इंडिया इज बीइंग लेड बाय अ डिजिटली अरेस्टेड गवर्नमेंट, जिसके पास ज्यादा साधन नहीं है टू काउंटर डोनाल्ड ट्रंप। अगर साधन है भी तो रिजॉल्व नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने एक फिक्रा दिया कि भारत सरकार जो है वो डिजिटली अरेस्टेड सरकार है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको डिजिटली अरेस्ट किया है और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भारत का कानून नहीं चलता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जिद ये है कि अमेरिका का कानून भारत के ऊपर वो चलाना चाहते हैं और हमारे प्रधानमंत्री उसका विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। बहुत ही उम्दा चर्चा रही और विचारोत्तेजक चर्चा रही। थैंक यू सो मच।